हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का स्टडी करेंगे, जिसमें हमें 50 एमसीक्यू मिलेंगे जो करंट अफेयर्स बेस हैं और यह आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी अभी एडुटेरिया द्वारा न्यू बुक लॉन्च किया गया है, इसका यह सेट है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 1 से लेकर के 10 सेट अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएंगे आपको। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से गलत हैं। कौन सा कथन उपयुक्त में से गलत है उसे आपको आंसर करना है। यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, यह सही है। यह आवासीय और शहरी मंत्रालय की पहल नहीं, यह गलत है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है, यह भी गलत है। नहीं, 1 करोड़ घरों के रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है, यह सही है। ठीक है। इस परियोजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, यह कथन गलत है। तो आपका आंसर होगा, इसमें 2 गलत को चूज करना है और आपका ये दोनों ही गलत 2 नंबर और 4 नंबर हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो यह है प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये वो फर्स्ट हैं, पहली बार हुआ है, इसलिए उसे याद रखना आपको ज़रूरी है। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 मीटर के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जिसकी ऊंचाई 741 फीट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसे आपको चूज करना है। इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, यह सही है। इसे PSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया, यह गलत है। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण योजना, यह भी गलत है, नाम से ही आपको लग रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर्फ एक सही है। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सार्वजनिक सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जिसके नाम रखा गया है सामाजिक न्याय की प्रतिमा। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? इस टुकड़ी का नेतृत्व किया कैप्टन संध्या महला ने। नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। जबकि आपको मैं नीतीश डिवाइस के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कई वीडियो में इसके बारे में चर्चा हो चुका है। यह बिहार सरकार, तो कोई नीतीश कुमार जो बिहार के CM है उससे रिलेटेड नहीं है, ये याद रखेंगे, लेकिन बिहार में है। बिहार सरकार द्वारा IIT पटना की मदद से इसे बनाया गया है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा कथन सत्य है, कौन। बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है, यह गलत है। बिहार का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह लॉन्च किया गया है, पहला ही गलत हो गया। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, यह सत्य है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, शरीर पर इसलिए धारण करना जरूरी है कि वह शरीर के मूवमेंट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यह डिवाइस चार्ज होता है और वह काम करता है। यह
अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा। यह सत्य है, क्योंकि यह डिवाइस बनाया गया है जिससे बिजली गिरने, अचानक बारिश होने, अचानक तूफान आने, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो 30 मिनट पूर्व ही भेज देता है किसान को। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? जैसे कि जानते हैं, इस बार पद्म पुरस्कार जो है जिसमें एक विदेशी को ही सिर्फ दिया गया है, वह ताइवान से हैं और इसका नाम है यांग लियू। यांग लियू जो ताइवान से हैं उसे पद्म पुरस्कार दिया गया है 2024 का। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। याद रखेंगे, एशिया का यह सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो है जिसे विंग्स इंडिया 2024 के नाम से इस साल हुआ है। इसका आयोजन हैदराबाद इंडिया में हुआ है। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है और यह उत्तर भारत का प्रथम डीएनए बैंक है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। ये 3 भाषा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस भाषा में है पाली, प्राकृतिक और फारसी। उसके बारे में कथन यहाँ देखिए। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी शास्त्रीय भाषा या भाषाओं और उसके कार्यों को संरक्षित किया जाना है? तो यह तीनों ही हैं, पाली, प्राकृतिक और फारसी। आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? यह लिथियम ट्रायंगल जो है लिथियम के स्रोत एवं भंडारण से संबंधित है। यह लिथियम ट्रायंगल का मतलब है लिथियम के स्रोत और भंडार। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर। यह संजीव जोशी द्वारा लिखा गया है। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ठीक है, जो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, जो बनाती है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब जो दिमाग में लगाए जाने वाले चिप, मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट है उसमें यह चिप लगा करके इसकी मेंटल इलनेस को ठीक किया जा सकता है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किस राज्यों को दिया गया है? यह राज्य है गुजरात, कर्नाटक और केरल। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी का अनावरण किया गया है। हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेस्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो यह 22 भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है। किस देश के स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर ने चांद पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला यह दुनिया का 5वां देश बन गया है? तो यह जो है स्पेस क्राफ्ट जो है मून स्नाइपर, यह जापान का है। जापान ने हाल ही में अपना स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर चांद पर भेजा था, जो चांद पर लैंड कर चुका है, सुरक्षित लैंड कर गया है और वह चांद पर लैंड करवाने वाला, सफल लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। जापान से पहले अमेरिका, रूस, चीन और भारत ऐसा काम कर चुका है। उन्होंने सफल लैंडिंग चांद पर करवा चुका है।
चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जापान ने किस नाम से रोवर को भेजा था? तो यह स्नाइपर के नाम से, जैसे पिछले ही क्वेश्चन में आप देखे थे, स्नाइपर के नाम से रोवर भेजा था चांद पर। यदि आपसे सिंपल से एग्जाम में ये पूछ दे कि स्नाइपर इनमें से किसका रोवर था, तो यह जापान का रोवर था जो चांद पर भेजा गया था। यहाँ पर आर्टेमिस जो है यह यूएसए का है, ठीक है, और चांग E6 ये चाइना का है, और तीनों का ही यह चंद्र मिशन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर को इसी साल 2024 में ही इसे भारत रत्न दिया गया है। तो आपको याद रखें, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के से बिलोंग करते हैं और उन्हें यह सम्मान इस साल 2024 में दिया गया है, जिसकी वजह से यह पूरे देश में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उसे भारत रत्न दिया गया है। खास करके वो स्टूडेंट्स जो बिहार PCS BPSC या बिहार SSC या बिहार बेस अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए यह VVI क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स को आप रट जाएं, जितनी हो सकते हैं उतनी तरीक़ा से आप उसे रट जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है उसे टिक करना है। देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है इनमें से। सही कथन आपको यहाँ से चूज करना है। 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा किया है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है और वह बिहार से बिलोंग्स करते हैं। इसका जन्म पितौजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। देखिए इसके जन्मदिन जो है, जन्म शताब्दी, जन्म का जो 100 साल पूरा होने वाला था, उससे एक दिन पहले 23 जनवरी को भारत सरकार द्वारा उसे भारत रत्न देने की घोषणा कर देता है। तो इसकी वजह से कई पॉलिटिकल ड्रामा भी हुआ था, चलिए उसको बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यह एक हिट क्वेश्चन बन चुका है, ये आप याद रखिए। और BPSC में इसकी गांव तक पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, उसके गांव आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले BPSC ने भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था इस गांव का नाम पूछ चुका है। तो एक पितौजिया गांव समस्तीपुर जिला में है, जहां इसका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। ये 3 बार बिहार के CM रहे थे, मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर यह गलत है, ये सेंटेंस, ये दोनों तो सही था, ये तीसरा गलत है, क्योंकि यह 3 बार नहीं 2 बार बिहार के CM बने थे। और एक चीज़ याद रखिए, पितौजिया गांव यदि ऑप्शन में ना हो तो उसे कर्पूरी ग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो है पितौजिया गांव को कर्पूरी ठाकुर के ही नाम पर इस गांव का नाम बदल करके कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। कहीं कहीं पर आपको पितौजिया गांव और कहीं पर कर्पूरी ग्राम भी लिखा मिलेगा। यदि ऑप्शन में आपका पितौजिया गांव के बदले कर्पूरी ग्राम हो तो उसे आपको टिक करना है। और यह 2 बार बिहार के CM बने थे, याद रखेंगे। और 2 बार CM के साथ साथ मैं यहाँ पर, चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इस लाइन के चौथा के बाद आपको बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी उन्होंने। यह कथन भी गलत है, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी दल के उम्मीदवार के रूप में नहीं, यह सोशलिस्ट पार्टी, याद रखेंगे यहाँ पर, यह सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने ताजपुर विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़े थे 1952 में। देखिए यहाँ ये पहले याद रखें कि यह भारतीय क्रांति दल नहीं था, सोशलिस्ट पार्टी था। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा से ही 1952 में वह इलेक्शन जीते थे। अब यहाँ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले तो यही क्वेश्चन पूछेंगे और इसी टाइप से BPSC पिछली बार से 69 थे BPSC से उन्होंने इस टाइप का पैटर्न ढूंढ लिया है। अब ये इस टाइप के ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको जैसे यहाँ देख सकते हैं, नीचे आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो कथन सत्य है उसे आपको टिक करना है।
तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें दूसरा और तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही था, तो आंसर ये होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने मिलेंगे और कई एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यदि खास करके आप बीपीएससी या बिहार बेस किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जान लेना जरूरी है। जैसे यहाँ पर जान लिया, पितौजिया गाँव कर्पूरी ग्राम भी हो सकता है। उन्होंने 2 बार सीएम बने हैं, 2 बार सीएम बने हैं। तो एक बार तो उन्होंने जिस सोशलिस्ट पार्टी से 1952 में उन्होंने जो है विधानसभा का सीट जीता था, उसी पार्टी से पहले वो सीएम बनते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से। और दूसरी बार जब वो सीएम बनते हैं तो वो बनते हैं आपको जनता पार्टी से। याद रखिएगा, वो जनता पार्टी के सीएम बनते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली बार जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उस समय रामविलास पासवान जी डेथ किए थे। उसके कुछ दिन बाद रामविलास पासवान से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। रामविलास पासवान पहली बार जो इलेक्शन जीते थे, किस पार्टी से जीते थे, किस पार्टी से वो पॉलिटिक्स में आए थे। अब सोचिए थे कितनी गहराई से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा सकता है, 2 बार उन्होंने सीएम बने हैं, तो दोनों बार वो सोशलिस्ट पार्टी से बने हैं, दोनों बार जनता पार्टी से बने, तो नहीं, उन्होंने एक बार सोशलिस्ट पार्टी से बने हैं, एक बार जनता पार्टी से बने हैं। साथ ही वो बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और जब वो बिहार के शिक्षा मंत्री थे उसी समय बिहार में जो 10th क्लास के एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का आज भी बिहार में होता है, उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। यदि आप इंग्लिश में फेल हैं तो आप फेल नहीं काउंट किए जाएंगे। वह जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ही इसे हटा दिया गया था जब वो बिहार में शिक्षा मंत्री थे, याद रखेंगे, न कि चीफ मिनिस्टर। वो अपने शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में एक बार शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उस कार्यकाल में उन्होंने इंग्लिश को जो कंपलसरी था उसे ख़त्म कर दिया। उनसे पहले इंग्लिश बिहार में कंपलसरी था, जो आज तक कंपलसरी नहीं हो पाया है। वह सांसद भी बने थे। और याद रखेंगे, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिए थे बिहार में सबसे पहले शराबबंदी किसने किया था, तो आपको नीतीश कुमार नहीं टिक करना है। सबसे पहले शराबबंदी एक बार 1970 में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ही लाया गया था बिहार में पहली बार। तो ये बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो आपको याद होनी चाहिए जननायक कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में जो भी बिहार के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो यह 19 बच्चों को इस साल प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को दिया गया, लेकिन दिया किसके द्वारा गया है? वह राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं। यह किस विषय से संबंधित थी? तो यह डीआरडीओ में सुधार से संबंधित थी। आपके एग्जाम में सीधा यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। विजय राघवन समिति इनमें से किस से संबंधित हैं? तो वह डीआरडीओ में सुधार से संबंधित हैं। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? यह विराट कोहली को चुना गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपनी जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। यह सत्य है। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। यह भी सत्य है। पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। यह भी सत्य है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आंसर है। देखिए, यह क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 43 वर्षीय जो रोहन बोपन्ना है वो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं जो भारतीय हैं। तो
ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मिक्स डबल है वो भारतीय रोहन बोपन्ना के साथ उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर के जीता है। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप याद रखेंगे। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन जिन्होंने 75वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2024 को चीफ गेस्ट थे। आप लोग यदि 26 जनवरी का परेड जो नई दिल्ली में इंडिया गेट पर होता है आप लोग टीवी पर देखे होंगे, और जब कभी मौका मिले तो एक बार आ करके यहाँ पर नई दिल्ली में लाइव देखें तो आपको फिर पता चलेगा, फिर गर्व भी होगा और बहुत अच्छे अनुभव आप साझा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित हैं? यह है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए एक एक करके देखते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। टोटल 5 आदमी को पद्म विभूषण दिया गया है 2024 में, जिनमें से 4 नाम आपके सामने यही हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली और भारतनाट्यम की नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम। और 5वां है बिंदेश्वरी पाठक जी, जिसे मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी सही सत्य है। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चंस को भी करके अभी आप याद रखेंगे, क्योंकि पद्म विभूषण से संबंधित 5 लोगों को, उन 5 लोगों में एक बिहार से हैं बिंदेश्वरी पाठक जी, और बिहार उसका कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो मरणोपरांत उसे दिया गया है, और 4 को जीवित हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिए गए हैं। इन 4 के नाम और 5वां बिंदेश्वरी पाठक, टोटल 5 का नाम याद रखेंगे कम से कम। उसके बाद जो एक विदेशी ताइवान से है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है, उसका नाम भी याद रखेंगे, यांग लियू, जिसे पद्म भूषण दिया गया है। इन 5 को पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद और डिटेल याद रखने की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 3 चीज़ याद रखेंगे। और पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, 17 पद्म भूषण, और पद्म श्री ये दिए गए हैं 110 लोगों के। टोटल आपको 132 लोगों को, 132 गण्यमान्य व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इसमें याद रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल से पूछ लेंगे आपको। पद्म विभूषण कितने को दिए हैं? 5 को, पद्म भूषण 17 को, और पद्म श्री 110 को। टोटल पद्म पुरस्कार 132 गणमान्य को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुरुआत किया है? यह सोलापुर में किया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपण किया है? यह न्यूरालिंक है, जो एलन मस्क की कंपनी है। उन्होंने पहला मानव रोगी जो ब्रेन की बीमारियों से ग्रसित थे उसमें अपना जो है न्यूरालिंक का चिप लगा चुका है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? यह ओडिशा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है उड़ीसा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया है? यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राज्य भवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं? इन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। और इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर याद करके रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ही पहला व्यक्ति है जिन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। उसके ऊपर बहुत सारे मीम वायरल हुए थे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो यह भी न्यूज में है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे वो 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए किसी को मौत की सज़ा दिया गया है। मतलब नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर या ऐसे जगह बंद कर दिया गया जहां और उसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ दिए गए जिससे उसका दम घुट करके मृत्यु हो गई। तो नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा देने वाला पहला देश अमेरिका बन चुका है। शिक्षा में भाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वह ऐप है अनुवादिनी। देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत वन्यजीव संस्थान इसकी गणना की है, यह सच है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, यह भी सही है। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है 477, यह भी सच है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनमें से किसी एक के बारे में भी पूछ सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से सिंपल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ किस राज्य में हैं? तो याद रखेंगे यह लद्दाख में है। यह कितनी है हिम तेंदुआ लद्दाख में? तो वह 477 है, यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देश में कुल कितने हैं? वो 718 है, यह पूछा जा सकता है। और इसकी गणना कौन सी एजेंसियां करती है? तो याद रखेंगे यह भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के द्वारा इसकी गणना की जाती है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन समेकित नहीं है? यह टिक करना है आपको। बेस्ट फिल्म 12th फेल को दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, यह सही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को नहीं दिया गया, रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल के लिए। आप एनिमल मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा इसमें एक्टर थे रणबीर कपूर, न कि रणवीर सिंह, ठीक है। तो यही गलत था, जिसमें रणवीर सिंह लिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, यह सही है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए दिया गया है। 12वीं फेल आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। वह मुखर्जी नगर में एक स्टूडेंट जो 12वीं फेल एक बार हो चुका है, वो दोबारा IAS की तैयारी करता है, IAS की तैयारी करता है। उनका नाम मनोज है, जिन्होंने फाइनली IPS बन जाते हैं। उनको कई रील भी आप देखे होंगे। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, जिसमें रणवीर सिंह नहीं रणबीर कपूर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? डेजर्ट नाइट का आयोजन भारत, फ्रांस और UAE के बीच किया गया है। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और UAE के वायुसेनाओं के बीच में युद्ध अभ्यास है। महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की गई है? यह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिलाओं को 1000 रुपये आर्थिक मदद देने के लिए महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है।
भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह भाषा है फारसी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपीलेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? याद रखें, ई साक्षी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? यह थाईलैंड और भारत के बीच में नौसेना का जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो पहली बार हो रहा है उसका नाम दिया गया है एक्स अयुत्या। फीफा अवार्ड 2023 के संबंध में उनमें से कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोन मेसी को दिया गया है जो अर्जेंटीना से हैं। कई एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चंस पूछा गया है लियोन मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे ये फुटबॉल से हैं। या कई एग्जाम में यह क्वेश्चंस भी पूछा गया है लियोन मेसी इनमें से किस देश से बिलोंग्स करते हैं? तो यह अर्जेंटीना के फुटबॉलर है लियोन मेसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार दिया गया है एताना बोनमती को जो बार्सिलोना से हैं। लियोन मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, यह भी सही है। तो आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह कोची में किया गया है। केरल के शहर है कोची, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुकान को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? यह राज्य है केरल। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो यह राज्य मार्ग है NH57। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और अच्छे अंक की गारंटी देने की वादा नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है 16 वर्ष। मतलब शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं होगा और न ही कोचिंग सेंटर वाले उसे झूठे वादे करेंगे कि आपको हम अच्छे रैंक दिला देंगे, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। जैसा कि आप कुछ दिन पहले सुने थे कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत सारे कोचिंग माफियाओं और कोचिंग सेंटर के ऊपर एक्शन लिया गया क्योंकि उन्होंने भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे थे। एक ही स्टूडेंट को कई इंस्टीट्यूट वाले बता चुके थे, अपने नाम पोस्टर में लगा रखे थे, एडवर्टाइज कर रखे थे वो हमारे यहाँ से पढ़े हैं। और कई जगह तो इतना हुआ है कुछ एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में, यूपीएससी में लगभग 1000 सीट हैं और जितनी इंस्टीट्यूट सब अपने अपने प्रमोशन किए हैं उन्होंने कम से कम 5000 सीट बता दिए। हर आदमी, हर इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं 100 स्टूडेंट्स 200 स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट से पास करे गए हैं। सेम इसी प्रकार ये NIT में इसके नीट के एग्ज़ाम के लिए, IIT के एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं 16 साल या मैट्रिक इंटर के बाद यह एग्ज़ाम होता है नीट का और मेडिकल का, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में बहुत कम उम्र में एडमिशन दिला देते हैं
क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले उसे वादा करते हैं कि हम अभी से यदि पढ़ाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में तो हम अच्छे रैंक दिला देंगे आपको, अच्छे आपको पोस्ट दिला, मतलब अच्छे आपको कॉलेज दिला देंगे, जिनकी वजह से छोटे बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन दे दिया जाता है और उसे बहुत सारे टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अब यह गाइडलाइन दे दिया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है, यह सही है। इसका विषय है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, यह भी सही है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। तो आंसर है आपको ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष सम्मेलन। हम किसी गुट में नहीं है, कुछ देश जो किसी गुट में नहीं, ना अमेरिका के गुट में, ना रशिया के गुट में, वह नाम एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बना लिए थे नाम के नाम से, मतलब हम किसी भी गुट में नहीं है, हम गुट निरपेक्ष हैं। इस तरह से यह हमारा 50 क्वेश्चंस का जो सेट था वो कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो कल अपलोड होगा उसे आप मिस ना करें, वहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साझा होगा। हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।